दोस्तों, चाइना आज के टाइम सुपर पावर का स्टेटस रखता है और जिस तरह से चाइना ग्रो कर रहा है, एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2027 तक चाइना अमेरिका को रिप्लेस कर देगा जीडीपी के मामले में। और उस टाइम चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। और ये बात दुनिया के लिए एक बड़ी साइन है, क्योंकि चाइना कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, यानी चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी राज करती है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अगर इनको लीडर चुनना होता है तो ये पार्टी के अंदर ही वोट करवा के लीडर चुनते हैं। जनता को वोटिंग सिस्टम से दूर रखा जाता है। पब्लिक की गवर्नमेंट चुनने के प्रोसेस में हिस्सेदारी न होने के नाते चाइनीज गवर्नमेंट जनता के प्रति जवाबदेही से दूर रहती है और इसीलिए चाइनीज गवर्नमेंट को वो पावर मिलता है जिससे कि वो कुछ भी कर सकते हैं। न पब्लिक का प्रेशर, न अपोजिशन का प्रेशर। और चाइना की यही बात इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका जैसे देशों को डराती है, क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक तरीके से चलते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाले देशों को अपनी जनता को जवाब देना होता है, कुछ भी स्टेप उठाने से पहले या फिर स्टेप उठाने के बाद। जब चाइना को प्लान बनाता है तो वो 5 साल का होता है और ऐसी पॉलिसीज के ऊपर दुनिया भर की निगाहें टिकी होती है। दोस्तों, पहले इंडिया भी 5 ईयर प्लान पे काम करता था, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है। दिसंबर 2020 में जब चाइना ने अपने 14वें 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया तो उससे इंडिया के लिए चिंता बढ़ गई, क्योंकि चाइनीज स्टेट मीडिया के अनुसार चाइना 60 गीगावाट की क्षमता वाला एक सुपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलप करेगा यारलुंग नदी पे, जो नदी आगे चलकर इंडिया में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ये नदी तिब्बत से फ्लो होती है और अरुणाचल प्रदेश के रास्ते असम होते हुए बांग्लादेश में जाती है। इसी को काउंटर करते हुए इंडिया के यूनियन सेक्रेटरी ऑफ वाटर मिनिस्टर टीएस मेहरा का कहना था कि आज के टाइम सबसे बड़ी जरूरत यही है कि चाइना की इस मूव से जो प्रभाव होंगे उसको कम करने के लिए एक मैसिव डैम बनाना होगा अरुणाचल प्रदेश में। और ये डैम कोई छोटा मोटा डैम नहीं होगा, बताया जा रहा है कि इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा डैम होगा। दोस्तों, जो नदी तिब्बत में यारलुंग के नाम से जानी जाती है वो नदी इंडिया में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि यारलुंग और ब्रह्मपुत्र के बीच में ये नदी एक और नाम से जानी जाती है। जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो ये वहाँ लोकल्स के लिए सियांग रिवर बन जाती है। अरुणाचल प्रदेश के लोकल्स इस नदी को इसी नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये नदी नॉर्थ ईस्ट के लिए लाइफलाइन की तरह काम करती है और इसको बचाना एक बड़ी प्रायोरिटी है इंडिया के लिए। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि चाइना जो डैम बना रहा है उसकी क्षमता 60 गीगावाट से ज़्यादा की होने वाली है। शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा और इसके जरिए चाइना जो वाटर इंडिया की ओर आता था उसको डाइवर्ट कर सकता है, जिससे जो फ्लो है नदी का, जो नेचर है नदी का, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे, जिससे न सिर्फ इंडिया को बल्कि इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे चाइनीज डैम से एनवायरनमेंट के ऊपर असर होगा वैसे इंडिया के डैम से भी होगा। लेकिन इसमें हम और क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये डैम अब हमारी नीड से ज़्यादा मजबूरी बन चुकी है सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि डैम बनते ही चाइना मैक्सिमम वाटर को कंट्रोल करेगा। यानी आप ये बोल सकते हैं कि भारत की ब्रह्मपुत्र नदी का ऑलमोस्ट पूरा कंट्रोल चाइना के पास चला जाएगा। चाइना जब चाहे पानी को रिलीज कर सकता है, जब चाहे स्टोर कर सकता है। सबसे बड़ा खतरा यही है कि चाइना बिना इंडिया को बताए बारिश के टाइम पानी छोड़ सकता है, जिससे बाढ़ की समस्या पैदा हो सकती है। इस रीजन में हर साल बाढ़ का खतरा वैसे ही बना रहता है, लेकिन इससे खतरा और बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक और सवाल होगा कि क्या हमने चाइना को इसके ऊपर अपनी चिंताओं के बारे में नहीं बताया। तो दोस्तों, इसके ऊपर हमने अपनी चिंताएं जाहिर कर दी है चाइना को, और चाइना का जवाब भी आ चुका है कि हम भारत के हितों का पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है, वो बेवकूफ़ ही होगा जो चाइना के ऊपर विश्वास करे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि चाइना अरुणाचल प्रदेश को पूरा क्लेम करता है और वो अपने मैप में इसको साउथ तिब्बत का पार्ट बताता है। चाइना की आर्मी आए दिन बॉर्डर क्रॉस कर जाती है। कई बार ये टेंशन इंटेंस हो जाता है जब दोनों देश की सेनाएं आमने सामने होती है। ऐसी सिचुएशन में चाइना का कैसे यकीन करें। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि चाइना जो डैम बिल्ड कर रहा है इससे फ्यूचर में इंडिया और चाइना के बीच में एक और फ्लैश पॉइंट बन सकता है। दोस्तों, आज के टाइम जल शक्ति मिनिस्टर हैं इंडिया के गजेंद्र सिंह शेखावत। 16 मई को इनका एक इंटरव्यू छपा जहां पे इन्होंने इस डैम के ऊपर बात की। इनका कहना है कि जो डैम हम बिल्ड करेंगे वो 10 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर को स्टोर कर सकता है। अगर हम ओवरऑल देखें
इंडिया में सबसे ज़्यादा वाटर स्टोर करने वाला डैम है इंदिरा डैम, जो 12 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर स्टोर कर सकता है। यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह डैम बहुत बड़ा होने वाला है। इसके साथ ही ये डैम 10 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करेगा। जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसी के हिसाब से इसका बजट भी होगा। एस्टिमेट किया गया है कि इसको बनाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। ये अमाउंट कितना है आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी बजट में हम लगभग 3 मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक बना सकते हैं। इसको बिल्ड करने के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश में प्रोटेस्ट भी देखा जा रहा है। इसी बात को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश सरकार से बात कर रही है ताकि उन लोगों को समझाया जाए कि ये डैम कितना जरूरी है। अगर हम पूरे नदी की लंबाई देखें तो ये 2880 किलोमीटर की बनती है, जिनमें से 1625 किलोमीटर तिब्बत में है, 918 किलोमीटर इंडिया में, 337 किलोमीटर बांग्लादेश में। ये डैम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। डैम से न सिर्फ पीने के पानी के लिए भंडार बनता है और खेती के लिए पानी सप्लाई होता है, बल्कि इससे जो सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की, उसमें बहुत हद तक कमी आती है। और मुझे पूरा यकीन है कि इसके बन जाने से जो बाढ़ की समस्या असम में पैदा होती है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी, लेकिन ख़त्म तो आसानी से नहीं होगी। वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि चाइना के डैम बनाने से और पानी को डाइवर्ट करने से कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे, क्योंकि अगर आप मैप उठाकर देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी का सिर्फ एक सोर्स नहीं है। यारलुंग रिवर एक मेन सोर्स माना जा सकता है, लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत से सोर्स हैं जो इंडिया से ही जनरेट होते हैं। इसीलिए अगर चाइना पूरा पानी रोक भी लेता है तो फिर भी इसके फ्लो में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसीलिए जैसा कि मैंने आपको बताया, इस इंडियन डैम से बाढ़ की समस्या में थोड़ी बहुत रुकावट आएगी, लेकिन ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि इसके बहुत से सोर्स है। अगर इसको रोकना है तो हमें सभी सोर्स के फ्लो को कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होने वाला भी, लेकिन ये डैम जरूर बनेगा। इस प्रोजेक्ट को इंडिया का नेशनल प्रोजेक्ट भी बोला जा सकता है। और यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या अब समय आ गया है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में इस तरह के प्रोजेक्ट में जापान, अमेरिका जैसे देशों को शामिल किया जाए? आखिर कब तक हम चाइना से डरते रहेंगे? जापान पहले से ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि जापान पूरी तरह से गायब है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, लेकिन जापान जिन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है वो स्केल में बहुत छोटे हैं। हमें इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट में जापान को शामिल करना होगा ताकि ग्लोबली एक हेडलाइन बन सके। क्या ये सही मौका नहीं है कि अगर हम 50,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में जापान को भी शामिल कर लें, ताकि चाइना को एक मैसेज जा सके कि ये पुराना वाला इंडिया नहीं है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट है और यहाँ हम कुछ भी कर सकते हैं। चाइना को मैसेज देना होगा कि दिस इज़ न्यू इंडिया।